और दे कैन आस्क मी आफ्टरवर्ड। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस आपके हैं एक्सरसाइज के, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा नीचे मिलेंगे 27th रूल के, तो यू हैव टू स्क्रॉल डाउन अ लिटिल बिट, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, या सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है, जरूरी नहीं है कि सॉल्व करना ही करना है किसी भी हालत में, ये चीज, ये सिचुएशन नहीं है। अटेम्प्ट करना है, ट्राई करना है कि सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें। नहीं बन पाता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ऐसा नहीं कि बना ही के देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चोरी करके चाहे कुछ भी करके, ऐसा नहीं। अपने से ट्राई करिए, जितना बन पा रहा है, जो भी क्वेश्चन बन पा रहे हैं वो आपको बनाकर, जो भी डाउट है जिस क्वेश्चन में, जैसे नहीं सॉल्व कर पा रहे हो जो क्वेश्चन, उसको लिख देना डाउट है, या छोड़ देना उस क्वेश्चन को रेड मार्क करके, या फिर कुछ भी उसको हटाकर जगह छोड़ के नीचे से आप लिख के वहां पर भेज देंगे मुझे, वैसे ही एज इट इज, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है बता दूं। इसको वर्ड फाइल में मैंने आपको भेजा है, तो अगर आपके पास सिस्टम है घर पे, तो सिस्टम में ही इसको डाउनलोड करिएगा, उससे आपको एडिट करने में आसान रहेगा। अगर आपके पास मोबाइल ही है सिर्फ, और उसी में सारा आप काम करते हैं, तो मोबाइल में आपके पास डॉक फाइल एडिट करने के लिए एक ऐप होना चाहिए। MS वर्ड डाउनलोड कर लीजिए, या कोई भी वर्ड फाइल एडिट करने के लिए एक ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल में। ये जो एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है, देर आर 46 क्वेश्चन, तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन आप यहाँ से कट करेंगे या कॉपी करेंगे, और उस नए फाइल में, एक नए फाइल में, ब्लैंक फाइल में, ब्लैंक वर्ड फाइल में पेस्ट करेंगे, ठीक है। नाउ हाउ टू सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 1 to 10, राइट द आंसर बिलो द क्वेश्चन बाय करेक्टिंग द सेंटेंस ग्रामेटिकली। यानी कि ये जो सेंटेंसेस हैं, इनमें पॉसिबल है कि कोई एक ग्रामेटिकल एरर हो, और वो एरर आपको फाइंड आउट करना है। वो एरर को फाइंड आउट करना है। अगर कोई एरर है तो उसको सही करके यहाँ नीचे आपको सही आंसर, यानी कि सही सेंटेंस लिखना है। पूरा सेंटेंस सही लिखकर, सही करके लिखना है, ठीक है। अगर कोई एरर नहीं है तो नीचे आप लोग आंसर, जैसे 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आपको लग रहा है कि इसमें एरर नहीं है, तो आपको क्या करना है, आंसर 7 द सेंटेंस इज करेक्ट, ऐसा करके नीचे लिख देना। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13, दीज आर MCQ क्वेश्चन। ABC आप देख पा रहे हैं, 3 ऑप्शन है आपके पास, तीनों में सेम सेंटेंस है, सॉरी सिमिलर सेंटेंस है, सेम नहीं सिमिलर सेंटेंस है, और जो सेंटेंस सही है उसको या तो आप टिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी कलर से टिक मार्क एक कर सकते हैं, तो वहां पर एडिट करके टिक मार्क कर देंगे, या फिर आप इस पूरे, जैसे यहाँ पर बी, अगर आप सोच रहे हो कि बी सही है, तो इसका आप कलर चेंज कर दोगे, ठीक है। ब्लू कर दो, येलो कर दो, जो भी आप करना चाहते हो कर दो, ठीक है। इस तरह आपको सॉल्व करना है ये तीनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 to 46, ये सारे क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, ठीक है। एक ही डिफरेंस है इन क्वेश्चन में। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में आपको नो एरर का ऑप्शन दिया गया है, कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो जहां पर नहीं दिया गया है नो एरर का क्वेश्चन में, इसका मतलब वहां पर पक्का कोई एरर है ही, ठीक है। कोई ना कोई पक्का एरर वहां पर है, जहां पर नो एरर का ऑप्शन नहीं है। जहां पर है वहां पर पॉसिबिलिटी है कि कोई एरर नहीं है, इसीलिए आपको एक ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन, कोई ऐसा सेंटेंस है 14 to 46 में, यहाँ पर जो सेंटेंसेस में नो एरर का ऑप्शन नहीं दिया गया है, और अगर आपको लग रहा है कि वो सेंटेंस पूरा का पूरा सही है, एड द ऑप्शन योरसेल्फ। यहाँ पर आप ये ऑप्शन करके नो एरर ऑप्शन ई लिखकर ऐड कर दो खुद से, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वहां पर एरर नहीं है, ठीक है। फिर क्या करना है, नहीं नहीं अभी तुरंत नहीं सेंड करना है, मैं बता रही हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। यू हैव 7 days टू सॉल्व दिस, ठीक है। आपके पास 7 days है, आज से काउंट कर लीजिए। आई बिलीव आपका डेट पड़ेगा सबमिट करने का 7 फरवरी। 7 फरवरी तक मुझे ये आप सेंड करेंगे, ठीक है। कहाँ सेंड करेंगे, कैसे सेंड करेंगे, बता रही हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है इन क्वेश्चन को, यहाँ पर एक ही सेंटेंस को
4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। दैट मीन्स ABCD ये एक ही सेंटेंस के 4 पार्ट हैं, और इसमें मान लीजिए कि बी में एरर है, जिसमें एरर है वो आपका आंसर है। तो अगर बी में एरर है तो यहाँ बी के ऊपर आप टिक कर देंगे, पहला ऑप्शन। दूसरा, इसको, इस पार्ट को कलर कर देंगे। तीसरा, यहाँ पर नीचे आंसर 14 करके सेंटेंस सही करके नीचे लिख दो। सेंटेंस को अगर सही करना चाहते हो, मान लीजिए यहाँ कोई एरर है तो उसको सही आप कर सकते हो, तो नीचे सही सेंटेंस लिख दोगे। ये 3 ऑप्शन है जिससे आप इसको आंसर कर सकते हो। नाउ दो चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। पहला ये कि अगर आप कलर चेंज कर रहे हैं तो कलर आप कोई ऐसा कलर नहीं चूज करोगे कि मुझे दिखाई ना दे, जैसे येलो हो गया या लाइट पिंक हो गया, ठीक है, लाइट येलो हो गया, लाइट ग्रीन हो गया। ऐसा कोई कलर नहीं चेंज करना है कि जो चेंज कर रहे हो। यस, आई हैव रिसीव द मेल। बच्चे, कुछ बच्चों का मैंने रिसीव किया है मेल। जिनका नहीं हुआ है मेल, या अगर आपने मेल सही से नहीं भेजा है मुझे जैसा भेजना था, तो वो आप अभी करके दोबारा से भेज दो, ठीक है। तो यहाँ पर जो कलर आप चूज कर रहे हो चेंज करने के लिए, वो कलर विजिबल होना चाहिए और ब्लैक से अलग होना चाहिए। ये नहीं कि आप डार्क नेवी ब्लू कर दे रहे हैं तो पता ही नहीं चल रहा है कि ब्लैक है या ब्लू है, ठीक है। विजिबली, जैसे रेड चूज कर लो, डार्क ग्रीन, ऑलिव ग्रीन, इस टाइप के कलर जो हैं ये आप चूज कर सकते हैं, जो ऑलरेडी, जैसे ये सारे कलर जो हो गए, ब्राउन हो गया, ठीक है, लाइट ब्राउन, थोड़ा सा ब्लैक से अलग लगे, ब्राउन हो गया, ग्रे हो गया, पिंक हो गया, पर्पल हो गया। डार्क में जो शेड्स आप यूज कर सकते हैं जो विजिबली अलग लगे और दिखाई दे, जो कलर चेंज हो रहा है उस चीज का दिखाई दे मुझे। सेकेंड थिंग, अगर आप कलर चेंज कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 46, यानी कि जितने क्वेश्चन हैं उन सभी का आंसर सेम कलर में रहना चाहिए। यानी कि अगर आप ब्लू कलर चेंज कर रहे हैं आंसर का, तो सारे आंसर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 46 आंसर नंबर सारे आपके ब्लू कलर में होने चाहिए, ठीक है। किसी का ऐसा नहीं कि एक 1 to 10 आंसर आपने ब्लू में कर दिया, फिर 11, 12, 13 आपने ग्रीन में कर दिया, फिर बाकी का आंसर आपने येलो पिंक में कर दिया। नहीं, सबका कलर सेम रहना चाहिए, ठीक है। नाउ इसको सेंड कहाँ करना है? यू हैव टू सेंड इट ऑन माई ईमेल। सेव दिस ईमेल फॉर द फर्दर फ्यूचर पर्पस ऑल्सो। बाकी फ्यूचर में कभी काम पड़े उसके लिए भी आप ये ईमेल सेव कर लीजिएगा। ये मेरा ईमेल है, इस पे आप मुझे सेंड करेंगे। सब्जेक्ट में, जिस ईमेल में आपने मुझे सेंड किया है उसके सब्जेक्ट में ये फॉर्मेट आपका रहना चाहिए। नेम, रोल नंबर, बैच एंड ईयर। दिस शुड बी योर फॉर्मेट। एग्जाम्पल एक लिख के दिखा रही हूँ, कैसा एग्जाम्पल दिखना चाहिए आपका सब्जेक्ट। बैच आपका, यस, बैच मान लीजिए BSc IT है यहाँ पर, तो BSc IT PCA 444 एंड ईयर आपका हो जाएगा 2023, राइट। एंड दिस इज योर फॉर्मेट। इस तरह का आपका सब्जेक्ट दिखना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये एक्सरसाइज या फिर सिमिलर एक्सरसाइजेस मैंने बहुत सारे बैच में भेजी हैं, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करके मैंने 3-4 बैचेस में भेजा है। तो जब आप आंसर करोगे तो जब तक मैं खोल नहीं लेती, मुझे नहीं पता है कि कौन सा बैच का आपका क्वेश्चन है या फिर कौन से बैच में कौन सा क्वेश्चन भेजा है, हो सकता है मैं भी कंफ्यूज हो जाऊँ। तो आपका जब आंसर मेरे पास आ रहा है तो सब्जेक्ट में ये चीज रहेगा, तो मुझे पता रहेगा कि BSc IT PPU का एक सेकेंड ईयर का बच्चा है जिसने मुझे ये भेजा है आंसर, ठीक है। तो इफ यू हैव नॉट सेंड इन दिस फॉर्मेट, जिस बच्चे ने भेज दिया है मुझे, वो एक बार मुझे दोबारा से ईमेल कर देना इस फॉर्मेट के साथ, ताकि मुझे पता रहे कि आप किस बैच से बिलोंग कर रहे हैं, क्या रोल नंबर है, किस ईयर के हैं, ठीक है, और आपने असाइनमेंट भेजा है, ठीक है। These are the things that are important for you to know down for this assignment, ठीक है। Now, last submitted date for this assignment is 7th February. 7th February से पहले मेरे पास ये असाइनमेंट आ जाना चाहिए। 7th February को जो आपकी क्लास होगी उसमें जो भी स्टूडेंट नहीं दिए हैं, ठीक है, अगर आप लोग में से कोई भी स्टूडेंट 7th February तक ये सबमिट नहीं करेगा
उस दिन उस पर्सन का, जो भी पर्सन नहीं दिया है, मान लीजिए 4 बच्चे ऐसे हैं जो नहीं सबमिट किए हैं, ठीक है, वो चारों बच्चों से मैं यहाँ पर लाइव क्लास में 4-5 क्वेश्चन करूंगी, ठीक है, और सिर्फ वही आंसर करेंगे, सो दैट आई कैन पुट देयर मार्क्स इन MRQ। ठीक है, ये डाउट हो गया क्लियर? किसी को कोई भी डाउट रिगार्डिंग दी असाइनमेंट? नो मैम। चलिए, असाइनमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग प्रोनाउंस पढ़ रहे थे, तो आज मैं पढ़ा देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस हम लोग रेगुलरली करते रहेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पर कुछ चीजें जो हम लोग पढ़ रहे थे वो मैं पढ़ा देती हूँ आपको। कंटिन्यू करते हैं, ताकि क्वेश्चंस या फिर आप चाहो तो हम लोग नाउन के क्वेश्चन कंटिन्यू कर सकते हैं। लेट मी फाइंड आउट द क्वेश्चंस दैट वी वर डूइंग। नाउन के कुछ क्वेश्चन कर रहे थे ना हम लोग, तो इससे क्या होगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन करने से क्या होता है ना, कि क्वेश्चन करने से आपका बहुत सारा चीज जो है वो आपको पता चल जाएगा कि बच्चे, एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। ओके, हाँ ठीक है। वो 2 मिनट के लिए चला गया था नेटवर्क, तो मुझे लगा नहीं आ रहा होगा आवाज आप लोग को। ओके, तो लेट मी शेयर द स्क्रीन फॉर द क्वेश्चन। यहाँ पर अगेन आपके क्वेश्चंस जो है ना, वो सारे क्वेश्चंस वैसे ही हैं। आपको यहाँ पर एरर फाइंड आउट करना है, तो लेट मी गेट द क्वेश्चन here. Okay, we have only these many questions, और नहीं है यहाँ पर, और लाना पड़ेगा तब तो क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए हैं एक्सरसाइज में, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं, एक्चुअली क्वेश्चन तीनों जो हैं वो सेम है। ठीक है, एरर करेक्शन के क्वेश्चंस हैं और तीनों सेम है। यहाँ पर डिफरेंस ये है कि पैटर्न क्या आता है आपका। ठीक है, जो भी एग्जाम्स आपके रहते हैं उसमें अलग अलग पैटर्न रहता है। ठीक है, किसी क्वेश्चन, किसी एग्जाम में आपका पैटर्न वाला 11, 12, 13 वाला जो टाइप है, सेम 3 तरह से लिखा गया है। ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये सबसे आसान होता है। इंट्यूशन है तो आप सामने से देख पाते हो कि क्या एरर है, एकदम तुरंत से पता चल जाता है। 11, 12, 13, इसलिए मैंने 3 ही क्वेश्चन वहां पर डाले हैं, वो सबसे आसान होते हैं। एंड जो आपका क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 1 to 10, मतलब कि एरर है सेंटेंस में और आपको यहाँ पर सेंटेंस का सही सेंटेंस बताना है, तो ये क्वेश्चन सबसे कम आते हैं, क्योंकि ये एक तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। राइट, ये क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम आएंगे आपको एग्जाम में। क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको आता है तीसरे टाइप का, 14 to 46 नंबर क्वेश्चन है, उसमें आपको सबसे ज्यादा इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। क्योंकि आपको क्या यहाँ पर रहेगा, आपको यहाँ पर 4-5, क्योंकि एक तो एमसीक्यू आपके क्वेश्चन में रहना चाहिए। ठीक है, जो भी एग्जाम आप अटेंड करोगे वहां पर एमसीक्यू ही रहना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू आपका ज्यादा आसान मैम स्क्रीन शेयर किए हैं क्या? नहीं बच्चे, अभी नहीं किए हैं, 1 मिनट रुक जाओ, वो थोड़ा सा एडिट करना है, यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा सा छोटा हो रखा है ये। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 to 46, जो आपको एक्सरसाइज में मैंने दिया है, ये सारे क्वेश्चन आपके बेसिकली ज्यादा आते हैं, क्योंकि इस किसी भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम आप कर रहे हो, ठीक है, चाहे आपका विप्रो का जो एग्जाम हुआ था अभी सीनियर्स का, ठीक है, उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, आपका एरर करेक्शन वाला क्वेश्चन ऐसा ही रहता है, और एरर करेक्शन वाला क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, चाहे वो नाउन से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड हो, दैट डजंट मैटर, लेकिन हमेशा आपके हमेशा आपके एग्जाम में जरूर आएगा एरर करेक्शन का। 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं किसी ज्यादा मार्क्स के एग्जाम में। जैसे अगर बहुत ज्यादा मार्क्स का एग्जाम हो, 300, 400 या 100 नंबर का एग्जाम होता है, तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन या 6 से 7 क्वेश्चन कभी कभार आते हैं। एरर करेक्शन क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट होता है, अगर आपको नहीं पता कि किस तरह इसको सॉल्व करना है,
और सबसे आसान होता है जब आपको पता रहे कि इसे किस तरह सॉल्व करना है। तो इसीलिए ये आसान बन जाए, इसीलिए ये टाइप के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर ज्यादा करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह तो बताना आसान होता है व्हेन यू नो व्हाट आर द ऑप्शंस। अगर आपको ऑप्शंस गिवन है तो आपके पास आसानी से आपको पता है कि कौन से ऑप्शंस यहाँ पर भरने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इज इजी, बट द थिंग इज यहाँ पर इस टाइप के जो क्वेश्चन व्हेन यू हैव टू फाइंड द एरर, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आसान नहीं होते हैं सॉल्व करना जब आपको पता नहीं हो कि किस तरह सॉल्व करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज द पार्लियामेंट इज डिवाइडेड ऑन द बिल, ठीक है, दिस इज योर सेंटेंस। इट मे कंटेन एरर, जरूरी नहीं कि एरर हो ही हो, अगर एरर है तो क्या एरर है वो बताना है, और अगर एरर नहीं है तो सेंटेंस आपका करेक्ट है, दैट इज योर नो, करेक्ट इज योर आंसर। यहाँ पर देखो ऑप्शन नहीं है, ABCD के ऑप्शन नहीं है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस है। तो जो एरर आपको लग रहा है वो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि क्या एरर लग रहा है सेंटेंस में। पार्लियामेंट इज डिवाइडेड ऑन द बिल, मतलब कोई एक बिल है पार्लियामेंट में डिस्कस किया जा रहा है और कुछ लोग पार्लियामेंट के अगेंस्ट हैं उस बिल के और कुछ लोग उसके फेवर में हैं। हमारा होता है कोई भी बिल होता है तो उसमें कुछ लोग अगेंस्ट होते हैं, कुछ लोग उसके फेवर में होते हैं, दैट इज हाउ इट वर्क। लेकिन इसमें क्या ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है? सिमेंटिकली सही है, मतलब कि जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग करेक्ट है, लेकिन ग्रामेटिकली सही है क्या ये सेंटेंस? ऑन द बेसिस ऑफ द बिल होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ द बिल, ओके। एनीवन एल्स? एक आंसर आया मेरे पास अभी। यहाँ पे एटलीस्ट 20 स्टूडेंट तो आपके हैं, 22 स्टूडेंट्स हैं, तो कम से कम 15-16 स्टूडेंट आंसर करेंगे तब मैं आंसर बताऊंगी। जो भी आंसर आपको लग रहा है, इधर यू कैन लाइक स्पीक द आंसर वन बाय वन, आप बोल सकते हैं आंसर, या फिर आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, दैट इज ऑल राइट, बट एटलीस्ट आंसर करने का ट्राई करो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप रूल भूल जाओगे, दैट इज नॉर्मल। 26 रूल या 27 रूल याद रखना, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन। इनफैक्ट अगर आप अभी नहीं कोई एग्जाम दे रहे हो, अभी अगर आप नहीं एग्जाम दे रहे हो कोई, ऑब्वियस सी बात है आप थर्ड ईयर में जब जाएंगे, फाइनल ईयर में प्लेसमेंट के टाइम में आप इस तरह का एप्टीट्यूड टेस्ट का तैयारी करेंगे अपना प्लेसमेंट के लिए, वहां पर आपको हो सकता है कि उस टाइम याद नहीं रहे ये सारे रूल, लेकिन आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो हो सकता है कि सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन हो, तो आपको याद हो सकता है कि आ जाए कि अरे ये इस क्लास में हमने इस तरह ये वाला सोल्यूशन किया था, तो हो सकता है इसमें ये सेम एरर हो, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है, रूल भले याद ना रहे लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, दिमाग में जरूर बैठ जाएगा कि अरे ये वाला चीज पढ़ा था, ऐसा नहीं होता, तो ये एरर है इसमें। Anyone else? I have 2 answers, I believe. Okay. चलिए, यहाँ पे मेरे पास 3 आंसर आ गए। Anyone else who would like to answer? जो भी आपको आंसर लग रहा है, अगर नहीं लग रहा है कि कोई गलती है तो एटलीस्ट नो एरर तो लिख के भेजो मुझे चैट बॉक्स में, ताकि पता चले कि आप एटलीस्ट पढ़ रहे हो। मैम नो क्वेश्चन एरर नंबर लिखिए। मैम क्वेश्चन नंबर 1, we are discussing question number 1. Yes, Rachel. मैम पार्लियामेंट आर डिवाइडेड ऑन द बिल। ठीक है, चलिए ये तीसरा आंसर हो गया। ऑन द बेस ऑन द बिल, उसमें ऑन द एरर नहीं होगा मैम, ऑन द नहीं होगा, ठीक है। ऑन द की जगह कुछ और लगेगा, ये पता है। इनटू होगा मैम ऑन द की जगह, इंस्टेड ऑफ ऑन। ऑन द ठीक है, जो भी आपको लग रहा है, वट एवर यू फील लाइक, यू कैन टेल मी द आंसर। जो भी डाउट होगा वो आई विल क्लियर अप।
अगर आपको ये नहीं पता कि इसमें करेक्शन क्या होगा तो एटलीस्ट जो भी एरर लग रहा है वो पार्ट आप मुझे लिख के भेज सकते हो कि इस पार्ट में एरर है, ब्रैकेट में डाल के या कॉमा के अंदर डालकर आप लिख के भेज दो कि मैम दिस पार्ट कंटेन्स द एरर। आई एम गिविंग यू 1 more minute, 1 minute और दे रही हूँ ताकि आप लोग रीड करें अच्छे से। जो भी आंसर्स दिए हैं आपके फ्रेंड्स में से वो भी आप पढ़ सकते हैं। सोचिए कि क्या उन्होंने जो आंसर दिया है उसको पुट करके देखिए कि क्या वो सही बोल रहे हैं। अगर सपोर्ट कर रहे हैं आप उस चीज का तो आप दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं कि यस मैम वी थिंक दैट ऑन द नहीं होना चाहिए, उसकी जगह जो भी आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं उनमें से कोई एक होना चाहिए। वट एवर यू वॉन्ट टू सपोर्ट द आंसर। अगर नहीं सपोर्ट कर पा रहे हो या आपको लग रहा है कि एरर है बस इस पार्ट में, वो भी लिख के भेज दो कि दिस पार्ट कंटेन्स दी एरर। अगर ये भी नहीं लग रहा है कि कोई एरर नहीं लग रहा है तो नो एरर ऑप्शन है। ठीक है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो और एरर लग रहा है वो पार्ट को अगर आप रेक्टिफाई कर सकते हो तो रेक्टिफिकेशन भेजो, नहीं रेक्टिफाई कर सकते हो तो मैम इस पार्ट में एरर लग रहा है वो भेज दो, या फिर नो एरर। दैट इज द ओनली ऑप्शन। यू हैव ओनली 3 ऑप्शन। Either you can rectify it, either you can send me the part that contains the error, or you can say no error. इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। चलिए तो इसमें हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज द एरर इन क्वेश्चन नंबर 1। द पार्लियामेंट इज डिवाइडेड ऑन द बिल। पहली बात तो ये कहना क्या चाह रहा है, पहले इसका मीनिंग समझिए। यहाँ पर कहना ये चाह रहा है कि पार्लियामेंट यानी कि वो पार्लियामेंट बिल्डिंग नहीं, पार्लियामेंट के मेंबर, ठीक है, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो कोई एक बिल पास होना है या बिल की अर्जी डाली गई है उसके ऊपर वो लोग उन लोग में आपस में मतभेद चल रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं हो पा रही है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बिल पास होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पार्लियामेंट का हर एक मेंबर जो है वो सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ जो लोग जो हैं वो सपोर्ट करें। जैसे 60% हो गया या 58% हो गया या 55% या कभी कभार 51% कर वोट हो जाते हैं तो मेजॉरिटी किसकी तरफ जा रही है, वो पोजीशन जीत जाता है। ठीक है, अगर बिल के फेवर में जा रहा है आपका मेजॉरिटी तो बिल पास हो जाएगा, बिल के अगेंस्ट जा रहा है तो बिल पास नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मेजॉरिटी जो है वो नहीं मिल पा रही है। ठीक है, या तो 50% हो रहा है, ठीक है, या तो ड्रॉ हो रहा है कि आधे लोग कह रहे हैं कि अगेंस्ट में है, आधे लोग कह रहे हैं कि फेवर में है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ परसेंट, मान लीजिए 20-25% कह रहे हैं कि फेवर में है, 35% या 30% कह रहे हैं कि वो अगेंस्ट में है, बाकी को जो लोग हैं, बीच के जो लोग हैं, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये किसके सपोर्ट में। तो ऐसे केसेस में क्या हो रहा है कि जब मतभेद होता है, पार्लियामेंट यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उस ग्रुप ऑफ पीपल को जो लोग कोई भी बिल पास कराने के लिए आपस में वो लोग डिसीजन ये लेते हैं। तो जहां पर ये ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट बिकम्स अ कलेक्टिव नाउन, एंड व्हेन योर कलेक्टिव नाउन बिहेव और डज समथिंग फॉर अ कॉमन गोल, अगर एक कॉमन गोल के लिए वो लोग सेम कोई चीज कर रहे हैं, मिलजुल के कोई काम कर रहे हैं, तो उन्हें सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। और जब आपका जो नाउन है, जब आपका कॉमन नाउन जो है, जब वो अलग अलग काम कर रहा है, तब उस केस में आपका कॉमन नाउन को हम लोग प्लूरल ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉमन नाउन आपका पार्लियामेंट है जो कि डिवाइडेड है आपस में, यानी कि उसका जो काम हो रहा है वो आपस में वो लोग काम क्या करना है कि यहाँ पर बिल पास कराना है। अब बिल में वो लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बिल पास नहीं हो पा रहा है, तो इस केस में डिवाइडेड है। तो इस केस में आपका पार्लियामेंट प्लूरल फॉर्म में होगा। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर वुड बी द पार्लियामेंट आर डिवाइडेड ऑन द बिल। ठीक है, दैट इज द करेक्शन है। अगर किसी को कोई डाउट है दे कैन आस्क मी। किसी को आर ना होगा मैम, क्या होगा, पार्लियामेंट आर ना होगा, आर होगा। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आर होगा। ये जो सेंटेंस है, लेट मी राइट द करेक्ट आंसर हियर।
डाउन बिलो। ठीक है, यहाँ पर करेक्शन करके मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर इज की जगह आर होगा। ठीक है, ये आपका करेक्शन है, ये आपका सही सेंटेंस है। और अगर ऑन द बिल वाले में कंफ्यूजन हो रही है तो चाहे ऑन द बिल लिखो, चाहे अबाउट द बिल लिखो, चाहे बिकॉज ऑफ द बिल लिखो, तीनों सेम चीज है। और तीनों के अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। तो ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इसमें ऑन द बिल इज करेक्ट। ग्रामेटिकली ये सही है, सिमेंटिकली भी ये सही है। जो मीनिंग कन्वे करना चाह रहा है सारा वर्ड, वही मीनिंग कन्वे हो रहा है। तो ये ग्रामेटिकली, ये वाला सेंटेंस जो है, ये ग्रामेटिकली और सिमेंटिकली बोथ द केसेस सही हो गए अब। ठीक है, डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। हिज ब्रदर कमिटेड thief in his house। मैम इसमें स्पेस ही बच्चे म्यूट हो गए आप, बीच में म्यूट हो गए। हाँ, मैम बोले इसमें स्पेस ही नहीं थी फूड। थीफ में स्पेस होना चाहिए। यस मैम। ओके, एनीवन एल्स? मैम थेफ्ट होगा मैम, THEIFT थेफ्ट। थेफ्ट होगा, ओके। एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू आंसर? Ma'am, his brother committed a theft in his house, ma'am. Articles, ma'am. A, ma'am. अच्छा, और किसी को आंसर करना है? जो भी आंसर आपको लग रहा है आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, आई विल टेल यू व्हाट इज द करेक्शन वंस यू मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर। एक मिनट, ठीक, हम सेंड कर देते हैं। एडम एट द रेट स्टार्टिंग। हाँ, वही कर रहा था कल ही देख। यस, तो एज आई वाज टेलिंग कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है, आपको जो भी आंसर है यू कैन आंसर दैट। हिज ब्रदर कमिटेड थेफ्ट इन हिज हाउस। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं यहाँ पर थेफ्ट में स्पेस होना चाहिए। वन आंसर वाज थेफ्ट होना चाहिए, और एक आंसर क्या था नीतीश? व्हाट वाज योर आंसर? Ma'am. Articles, ma'am. A, ma'am. और थेफ्ट, ओके। एनीवन एल्स? जो भी आपको आंसर लग रहा है यू कैन आंसर है। ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि गलत होगा चाहे सही होगा। गलत करोगे तभी तो मैं सही करूंगी, सही बताऊंगी आपको। जो भी आपको आंसर लग रहा है यू कैन आंसर दैट। एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू आंसर, और शुड आई टेल द आंसर? 1 मिनट और ले लीजिए, 1 मिनट और लेकर पूरा अच्छे से सोच लीजिए कि क्या सही होना चाहिए। अगर आप सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेट्स से अगर आप नीतीश के या शमशेर के आंसर से सपोर्टिव हैं तो आप बोल सकते हैं दोबारा, दैट इज ऑल राइट। रिपीट करने से आंसर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेट मी टेल यू द आंसर सिंस 1 मिनट 2 मिनट ऑलरेडी हो चुका है हमारा इस आंसर को डिस्कस करने से। हिज ब्रदर कमिटेड थेफ्ट इन हिज हाउसहोल्ड। अब यहाँ पर देखिए हुड जो है HOOD,
ये एक सफिक्स है। सफिक्स क्या होता है कि कुछ वर्ड्स के आगे आप एक पर्टिकुलर वर्ड या ईडी भी लगाते हैं, एस लगाते हैं, वो सारे सफिक्सेस होते हैं। दैट मीन्स एक थीफ एक वर्ड है जिसके आगे आपने कुछ लगाया है और उसका एक अलग मीनिंग या सिमिलर मीनिंग लगता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि हर जगह आपका ये जो स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, जो आप सफिक्स लगा रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि आप हर वर्ड के आगे लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जिनके आगे आप लगा सकते हैं, जैसे ब्रदरहुड हो गया, ठीक है, चाइल्डहुड हो गया, ठीक है, या फिर ऐसे ही कुछ आपके पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जिनके आगे आप सफिक्स लगा सकते हैं या प्रीफिक्स लगा सकते हैं। प्रीफिक्स मतलब जो वर्ड के पहले आता है, जैसे अगर थीफ के आगे मैं कुछ लगाऊं, ठीक है, तो जैसे अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट वर्ड है, अन आपका यूएन जो है वो सफिक्स है, उसके आगे लगा है, ठीक है। मिसट्रीटेड, ट्रीटेड आपका मेन वर्ड है, मिस उसके आगे MIS मिस लगाने से मीनिंग थोड़ा चेंज हो गया और आपका मिस जो है दैट इज प्रीफिक्स। तो सफिक्स प्रीफिक्स हर एक वर्ड के आगे नहीं लगता है। तो द करेक्ट वर्ड वुड बी थेफ्ट। थेफ्ट मतलब चोरी करने के कार्य को, यानी कि उस वर्ब को थेफ्ट कहते हैं। तो हिज ब्रदर कमिटेड थेफ्ट इन हिज हाउस, दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। और थेफ्ट जो आपका आर्टिकल है, आर्टिकल हमेशा हर वर्ब के आगे नहीं लगता है, ठीक है। तो ये बेसिकली वर्ब है, एक काम किया जा रहा है, ठीक है। ही कमिटेड अ क्राइम हो सकता है, एक क्राइम किया होगा उसने, कोई एक गलत काम किया है, उसके लिए अ क्राइम लग सकता है। लेकिन थेफ्ट मतलब स्पेसिफिक चीज है, एक चोरी की है उसने, एक स्पेसिफिक एक्शन यहाँ पर हुआ है, तो उसके आगे आप आर्टिकल ना लगाएं, या फिर लगाएंगे तो द लगाएंगे, जो कि यहाँ पर ऑब्वियसली इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बैठ नहीं रहा है, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। द करेक्ट, 1 मिनट, द करेक्ट सेंटेंस फॉर दिस शुड बी, theft, हाँ यहाँ पर थीफ की जगह थेफ्ट होना चाहिए, ठीक है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। मैम आई नहीं रहे। नहीं वो सॉरी, हाँ यस, आई नहीं रहेगा, थेफ्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 2? नो मैम। अगर डाउट नहीं है, हाँ डाउट नहीं है तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। He wears glass to aid his short-sighted eye. He मैम wears ग्लासेस glass, होगा। क्लास glasses होगा, मैम ओके, हाँ बोलिए। मैम वियर में एस लगे। मैम Wear में वियर S में लगा एस वो हुआ है, लगता है। एस, हाँ एस लगता है। हाँ सही है। S तो लगा हुआ है, wear मैम तो ने सेंटेंस सही है मैम, तब सेंटेंस ही मैम सही है। ग्लास sentence सही में ग्लासेस होगा। मैम ग्लासेस होगा मैम, glass, क्योंकि दूर का चीज देखने में ग्लासेस ना हो, क्योंकि एक शीशा थोड़ा। नो मैम, ग्लासेस सिंगुलर नो सिंगुलर ये सिंगुलर वर्ब हो गया, इसके लिए यूज करेंगे प्लूरल वर्ब, प्लूरल। ग्लासेस यस यहाँ यूज होगा। ठीक, ग्लास का पेयर में दिखाएगा ना, मैम, गॉगल ठीक जैसे या स्पेक्टिकल यूज होगा तो। हाँ। है। यस। ठीक है। Anyone else? ये आप लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं ये आंसर। अगर किसी और को कोई अलग आंसर देना है तो वो बोल सकता है, अदरवाइज यू कैन जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स की दैट यू सपोर्ट द आंसर। I'm giving you one more minute and then I will tell you the answer for this question. 1 मिनट और है, अच्छे से रीड करिए, जो भी एरर आपको लग रहा है you can just mention it in the chat box or you can send me the answer.
ओके चलिए लेट्स सी द व्हाट इज द आंसर है। यहाँ पर बोलना क्या चाह रहा है, ही वेयर्स ग्लास टू एड हिज शॉर्ट साइटेड आई। इसका मतलब कि उसकी आंख में प्रॉब्लम है कि उसे दिखाई नहीं देता है, दूर का या नजदीक का उसे दिखाई नहीं देता है। शॉर्ट साइटेड है यहाँ पर, मतलब नहीं दिखाई देता, नजदीक नजदीक, नजदीक हाँ नजदीक का नहीं दिखाई देता है। और उसके लिए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए उसे चश्मे पहनने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका ये रूल में मैंने बताया था कि जब स्पेक्टिकल्स जो होते हैं वो आप प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। तो स्पेक्टिकल्स मतलब क्या होता है, चश्मे ही होते हैं। ठीक है, ग्लासेस आप उसे इसलिए बोलते हैं, ग्लास का मतलब होता है कोई भी चीज जो आपको ट्रांसपेरेंट दिख पाए इधर से उधर। ठीक है, यस मैम। तो यहाँ पर ग्लासेस, हाँ ग्लासेस भी आप चश्मे के लिए यूज करते हैं। ग्लास का मतलब मटेरियल होता है, दैट मीन्स द मटेरियल फ्रॉम विच इट इज, आपका मटेरियल रेफर करता है, ग्लासेस आपका चश्मे रेफर करता है। तो इफ यू आर मेंशनिंग हियर, यहाँ पर ग्लासेस मेंशन करेंगे। और अगर किसी को डाउट है तो मैं अभी बता देती हूँ, अगर नहीं भी आपने देखा होगा ये चीज तो अभी नोटिस कर लेना। यहाँ पर आई लिखा हुआ है, जो कि बेसिकली आई आपका पैर में एग्जिस्ट करता है, तो आईज लिखते हैं हर जगह, लेकिन यहाँ पर आई इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि शॉर्ट साइटेड, नियर साइटेड या कोई भी प्रॉब्लम होती है आपकी आईज में, तो जरूरी नहीं है कि दोनों आई में हो सकता है कि एक ही आंख में प्रॉब्लम हो उसके। तो एक आंख में उसका लगेगा शॉर्ट साइटेड के लिए, एक आंख में उसका ट्रांसपेरेंट 0 पावर का लगेगा चश्मा का। ठीक है, तो इस ऐसे केसेस होते हैं जहां पर एक आंख में कोई अलग प्रॉब्लम हो, दूसरा आंख ठीक हो, या दूसरे आंख में दूसरा प्रॉब्लम हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि शॉर्ट साइटेड है तो दोनों आंख में प्रॉब्लम है, अगर लॉन्ग साइटेड है तो दोनों आंख में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस केस में आपका आई यहाँ पर आईज नहीं है, दैट इज ऑल राइट, क्योंकि इस केस में इसका मतलब ये है कि उसकी लेफ्ट या राइट दोनों में से कोई एक आंख खराब है जिसके लिए उसने चश्मे बनवाए हैं, जो चश्मे पहनता है वो। ठीक है, और वियर्स इज करेक्ट, ऑब्वियसली यहाँ पर सिंगुलर आपका है सब्जेक्ट, तो उसके लिए एस या ई एस वाला फॉर्म आपका लगेगा सेंटेंस का। तो करेक्ट सेंटेंस हियर वुड बी, ग्लास की जगह ग्लासेस होगा। ठीक है, एंड योर ग्लास की जगह ग्लासेस ही होगा, ये आपका एरर होगा। दिस इज योर करेक्ट सेंटेंस, ही वेयर्स ग्लासेस टू एड हिज शॉर्ट साइटेड आई। ठीक है, अगर आपको दोनों आंखों के बारे में लिखना है, मान लीजिए कि दोनों आंखों में प्रॉब्लम है, उस केस में आप आईज लिखेंगे। अदरवाइज आई का मतलब कि उसकी एक आंख में प्रॉब्लम है। ठीक है, सेकेंड सॉरी फोर्थ नंबर क्वेश्चन, अगर डाउट है तो पूछ लेना, अदरवाइज फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम बोर्ड इज यूज chest as well as draught. Same board is used chest as well as draught. मैम ड्रॉट्स होगा मैम लास्ट में। क्या डिफरेंस है draught या draughts में? मैम एस लग जाएगा मैम, गेम का नाम है मैम। अच्छा, मैम डिफरेंस ये है ना कि गेम हमेशा दोनों दो का लोगों के साथ खेला जाता है, खेला जाता है। सिंगल नहीं खेल सकते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, ओके। एनीवन एल्स? और किसी को आंसर करना है? अगेन गिविंग यू मैम 2 मिनट्स। मैम इज यूज हाँ, के पास में एरर और दिख मैम रहा है। यहाँ पे बोर्ड का बात हो रहा है, तो चेस भी वही सेम टू सेम बोर्ड पे खेला जाता है, ड्रॉट भी और चेस यस भी। मैम। ओके, यस मैम, ड्रॉट्स के साथ जाएंगे मैम, सही है। मैम ओके, एक में ठीक है, 16 होता है मैम, एक में 12 होता है, बस यही का अंतर है। ठीक है। Anyone else who would like to answer? देखिए, अगर आपको स्लो हो रहा है आंसर आना तो दैट इज ऑल राइट। ठीक है, पहले आप आंसर खोजना सीखिए, उसके बाद आप टाइम ड्यूरेशन कम करिए, क्योंकि टाइम भी बहुत मैटर करता है। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी रिक्रूटमेंट एग्जाम में बैठेंगे क्वेश्चन करने के लिए, तो आपके पास स्पेसिफिक टाइम होगा। या तो आपके पास 20 मिनट्स होंगे इंग्लिश पोर्शन के लिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन के लिए आपके पास टाइम अपने आप चेंज हो जाएगा, या फिर आपके पास ऑल इन ऑल जितना ड्यूरेशन होगा। ठीक है, 2 तरह के एग्जाम होते हैं टाइम ड्यूरेशन वाले, टाइम ड्यूरेशन हर में रहता है,
एक होता है जिसमें स्पेसिफिक पार्ट के लिए स्पेसिफिक ड्यूरेशन रहता है, जैसे इंग्लिश के लिए 20 मिनट, रीजनिंग के लिए 20 मिनट, फिर उसके बाद जो आपका थर्ड पार्ट है आईटी वाला रहता है तो उसमें प्रोग्रामिंग अगर रहेगा या फिर जनरल कोई क्वेश्चन रहेगा या आर्टिकल वगैरह लिखना, उसके लिए अलग टाइमिंग रहता है। कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक जैसे ड्यूरेशन आपको दे दिया कि पूरा 1 घंटे का है, दैट मीन्स यू हैव 60 मिनट। नाउ 60 मिनट को आपको अरेंज करना है कि आप 60 मिनट में कितना मिनट देते हो इंग्लिश के लिए, कितना मिनट देते हो रीजनिंग के लिए, कितना मिनट देते हो लॉजिक एप्टीट्यूड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको खुद से डिसाइड करना है कि हाउ यू विल डिफरेंशिएट बिटवीन, हाउ यू विल मैनेज योर टाइम। तो उस केस में क्या होता है ना, वो केस सबसे आसान होता है कि इंग्लिश को सॉल्व करने के लिए अगर आपने कम से कम टाइम लगाया तो आपके पास यहाँ पर जो मेजर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस है या जो मैथ्स वाले प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करना पड़ता है, उसके लिए ज्यादा टाइम बच जाएगा। ठीक है, लेट्स से इवन इफ यू आर गिविंग इक्वली टाइम, अगर आप इक्वल टाइम दे रहे हैं, 3 सेक्शन है, तीनों के लिए आपने 20 मिनट डिवाइड कर दिया, अगर आपने इंग्लिश जल्दी सॉल्व कर लिया तो आपके पास मान लीजिए 10 मिनट में आपने सॉल्व कर लिया, तो आपके पास 10 मिनट एक्स्ट्रा रहे, वो 10 मिनट आप रिविजन में यूज कर सकते हैं, 10 मिनट आप मैथ के आंसर कैलकुलेट दोबारा करने के लिए यूज कर सकते हैं, ताकि आप श्योर हो कि आपके आंसर सही लिखा है। अगर आपको प्रोग्रामिंग लिखनी हो तो प्रोग्रामिंग आप एक बार चेक कर सकते हैं रन कराकर, या फिर आप जो भी एरर है उसको करेक्ट करके फाइंड आउट करके करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में आपको लगता है कि बहुत आसान है, कर लेंगे खुद से, बट समटाइम्स इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और वो एग्जाम में ही पता चलता है कि कितना टाइम ले लेता है इंग्लिश पोर्शन। तो ये ज्यादा टाइम ना ले, और ये क्योंकि यहाँ पर इजी है, एक्चुअल में इजी है, लेकिन बस आपको आंसर करना आना चाहिए। एंड दिस पार्ट इज व्हाट फेचेस मोर मार्क्स। ये मार्क्स बढ़ाने के लिए यूज किया जा सकता है। हो सकता है आपका परसेंटेज अच्छा हो तो वो आपके इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, so for these purpose you have to be very careful when you are taking the English portion for any examination. So if anyone is not answering, let me answer this question. बाकी अगर किसी और को आंसर नहीं करना है, जितने बच्चे ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं उनको लेकर मैं फिर यहाँ पर आंसर बताती हूँ क्या है। देखिए, the same board is used chess as well as draught. इसका मतलब पहली बात तो यहाँ पर बताया क्या जा रहा है कि एक ही बोर्ड पर आप चेस खेल सकते हैं, ड्रॉट खेल सकते हैं। तो मैं ये बता दूं कि यहाँ पर क्यों यहाँ पर डिफरेंस होता है ड्रॉट और ड्रॉट में। पहला, यहाँ पर 2 एरर है। पहला ये कि सेम बोर्ड इज यूज्ड फॉर चेस और एज वेल एज ड्रॉट। ठीक है, यहाँ पर फॉर होना चाहिए। ठीक है, यूज्ड फॉर प्लेइंग और यूज्ड फॉर चेस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपका व्हाट डू यू कॉल दैट, प्रपोजिशन मिसिंग है। ठीक है, सेकेंड थिंग, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा पड़ना। ठीक है, जहां पर सूखा पड़ जाता है, जहां पर आपका पानी का कमी हो जाता है जिस एरिया में, उसे ड्रॉट कहते हैं। तो अगर आपने ड्रॉट लिखा, दैट मीन्स आप उस फिनोमिना के बारे में लिख रहे हैं जहां पर पानी कम हो जाता है, जहां सूखा पड़ जाता है। ड्रॉट का मतलब होता है गेम का नाम। ठीक है, तो ये सिंगुलर और प्लूरल में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। ड्रॉट इज अ फिनोमिना where there is a shortage of water and drought is a name of game. तो यहाँ पर आप जब सिंगुलर प्लूरल लिखते हो तो ये चीज ध्यान रखना है कि सिंगुलर प्लूरल में कभी कभार मीनिंग चेंज हो जाता है वर्ड का। ठीक है, सेम आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन रूल नंबर 7 और 8 इट वाज रिटन, राइट। रूल नंबर आपको जो भी रूल नंबर था आपका, वहाँ 7 या 8 में ये रूल था कि जहाँ कुछ नाउन होते हैं जिसमें सिंगुलर और प्लूरल में मीनिंग आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, तो सेम यहाँ पर ड्रॉट भी उनमें से एक वर्ड है। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा पड़ना, ड्रॉट का मतलब होता है नेम ऑफ द गेम। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और द करेक्ट सेंटेंस फॉर दिस वन वुड बी, पहली बात तो यूज फॉर आएगा, यहाँ पर प्रेपोजिशन लगना है क्योंकि पता चलना चाहिए कि किसके लिए यूज हो रहा है, एंड दिस वन वुड बी ड्रॉट। ठीक है, यस, तो यहाँ पर क्या क्या करेक्शन हुआ उसको मैं यहाँ पर कलर चेंज कर रही हूँ। यूज के पास पता था कि एरर है, उस ड्रॉट का नहीं पता था। हाँ, यूज्ड फॉर वाला है, यूज्ड फॉर लगाना है कि किस लिए यूज होता है। ठीक है, ये आपको बताना है। द सेम बोर्ड इज यूज फॉर
chess as well Chess as well as draw. draughts. हाँ, तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस होगा, ठीक है। और प्रेपोजिशन में अगर किसी को लग रहा है कि क्यों यहाँ प्रेपोजिशन लगा, तो यहाँ पर प्रेपोजिशन लगाना जरूरी था, अदरवाइज ये सेंटेंस जो है ये आपको मीनिंग पता है बिकॉज यू हैव फाउंड आउट और समथिंग, यू हैव मेन आप नाउन पे ध्यान दे रहे हैं, बट यहाँ पर प्रेपोजिशन का भी एरर है। हो सकता है कि एरर जो है ये क्वेश्चन बनाने वाले ने देखा नहीं हो, बट दिस एरर इज हियर प्रेजेंट, ठीक है। So we have 2 more minutes. So let's do one thing. Take a screenshot with these questions. Question number 5 to 10 आप screenshot लीजिए। ये आपके होमवर्क रहेंगे। ये questions आपके होमवर्क हैं। Question number yes, question number आपका मैम जो है विली यहाँ का पर मतलब, मैम ये 5 नंबर में विली लिखा है, उसका मतलब क्या होता है मैम? किसका? मैम WILY 5 नंबर में 5 नंबर में वैक्सीन, वैक्सीन का मतलब होता है वो तो लोमड़ी का मैम, ये मैम WILI हाँ हाँ YLY हाँ 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 वही वही जो आप बोल रहे हैं क्रिएचर्स के बगल में। विली, क्रिएचर्स के अच्छा बगल में। विली, यस हाँ मैम। विली, हाँ विली एडजेक्टिव है बच्चे, विली आपका यूज होता है फॉर डिस्क्राइबिंग द क्रिएचर, ठीक है। विली का आई बिलीव यहाँ पर विली का मतलब होता है बहुत ज्यादा आप किसी का नहीं मानना, इस तरह का। लेट मी टेल यू द एग्जैक्ट विली डेफिनेशन। वर्ड कहीं वाइल्डी से तो नहीं आया मैम? मैम जंगली नहीं मैम। नहीं विली नहीं दैट इज वाइल्ड, वाइल्ड इज डिफरेंट। विली का मतलब होता है जहाँ पर आप कोई एक स्किल है आपके पास जिसको आप खुद के एडवांटेज के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। मतलब जो विल होता है, जैसे आपको पता है कि आप अगर ये चीज करोगे तो इससे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है, इससे आपको हेल्प मिलेगी, इससे आपको हेल्प मिलेगी। ये आपके दिमाग में है, जैसे चालाक होना, विली का मतलब आप यूज कर सकते हो इस जगह पर। विली का मतलब आपको पता है कि कहाँ पर आपको एडवांटेज कैसे मिलेगा, ठीक है। सो दीज क्वेश्चन नंबर 5 to 10 इज योर होमवर्क। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, स्क्रीन जूम कर लीजिए, आराम से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में हम इससे डिस्कस करेंगे इन सभी चीजों को। तो आई बिलीव कि फर्स्ट थिंग, अगर आप टीचिंग भी कर रहे हैं तो मैं ये बता दूं कि कई बार ऐसा होता है, जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा हुआ कि कई बार ऐसा होता है कि आपको नहीं पता होता है कि कुछ एरर यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं क्वेश्चन में भी। तो आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, उसका मतलब समझने की कोशिश करना है, और कहाँ पे क्या एरर हो रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इवन इफ यू फाइंड आउट द एरर फ्रॉम गूगल हेल्प, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों वहां पर एरर है, क्योंकि वाई का क्वेश्चन, वाई का आंसर आपको गूगल पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैम दिस इज गलत भी आंसर सजेस्ट करता है मैम। नहीं, गलत तो करता ही है कभी कभार, दैट इज वेरी रेयर। गलत बहुत कभी कभार करेगा तो वो बहुत ज्यादा रेयर केस होता है, लेकिन वाई बहुत कम करता है, मतलब क्यों गलत है ये आपको बेसिकली कहीं नहीं मिलता है गूगल पे, ठीक है। तो अगर आपको पता चल गया कि आंसर सही क्या है, तो मैं यहाँ पर ये पूछूंगी आपसे कि क्यों आंसर आपको लगता है कि आपका आंसर सही है। तो अगर क्यों का जवाब दे दिया, दैट मीन्स यू हैव रेड ऑल द रूल्स एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव सॉल्व। अगर नहीं दे पाए, दैट मीन्स आपने गूगल से सर्च करके ही क्वेश्चन बनाया है सही। चलिए, तो आई बिलीव देयर इज नो error, so let me just take the attendance and then we can end this class here. And one more thing, I would like to repeat it again. हालांकि आपके क्लास में अभी तक तो किसी ने ऐसा किया नहीं है, लेकिन 2-3 क्लासेस में मैं देख रही थी कि कुछ बच्चे जो हैं ऑडियो डिस्कनेक्ट करके क्लास अटेंड करते हैं, तो उन बच्चों को मैं अटेंडेंस कभी नहीं देती, ठीक है। तो अगर ऐसा आपका मतलब मान लीजिए कोई एरर हो जाता है, जैसे किसी नेटवर्क इश्यूज की वजह से आपका ऑडियो डिस्कनेक्टेड है, या आपने तुरंत ही रीज्वाइन किया है तो आपका ऑडियो डिस्कनेक्टेड है, तो आप ऐसा मुझे चैट बॉक्स में एक बार लिख देंगे कि मैम मेरा जो यहाँ पर नेटवर्क इशू हो रहा है, इस वजह से मेरा हो सकता है कि ऑडियो आपको डिस्कनेक्ट कभी बीच में क्लास में दिखे, ठीक है। उससे क्या होगा कि मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्डिंग जब होता है ना, चैट बॉक्स पे रिकॉर्ड होता है, तो मेरे पास प्रूफ रहेगा कि आपका नेटवर्क इश्यूज की वजह से ऑडियो डिस्कनेक्टेड था, इसीलिए फिर मैं अटेंडेंस दे पाऊंगी आपको, अदरवाइज फिर देने में दिक्कत आएगी।
तो अगर कभी कुछ ऐसा सिचुएशन होता है तो लेट मी बी इन्फॉर्म्ड। अदरवाइज तो आपकी क्लास में तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है नेटवर्क इश्यूज के कारण तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है? दैट्स ऑल आई आस्क। एनी अदर इशू? चलिए, then let's end this class. Okay.